हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस क्लास 9th बायोलॉजी के एक न्यू चैप्टर के, एंड दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज की। उस चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस थे, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे, उन सबको हमने कर लिया था सॉल्व। और अब बारी आती है न्यू चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो आज के इस सेशन से हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 204 एंड 205 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और नए इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले पेज नंबर 204 पे जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको सीरियल से, पल्सेस से, फ्रूट से, वेजिटेबल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब देखा जाए तो ये चारों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी डाइट का ये सभी मेजर पार्ट्स होते हैं। हमको डेली बेसिस पे सीरियल्स चाहिए हैं, हमको डेली बेसिस पे पल्सेस चाहिए हैं, है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी चाहिए है। वो अलग बात है कि कुछ बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हमारी डाइट में इन सब चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये सभी चीज़ें हमारी डाइट में मेजर रोल प्ले करती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सीरियल्स के साथ। अब फॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे होती है। तो आप खुद ही सोचो, अगर आपको डेली एक ही चीज़ खाने को मिलेगी तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए क्या है ना कि नेचर ने सीरियल्स और पल्सेस की, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इतनी सारी वेराइटीज़ हमको दी हैं कि डेली बेसिस पे उनको खाना कंज्यूम करना हमारे लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे सीरियल्स की, ठीक है, तो सीरियल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सीड ग्रेन्स होते हैं ग्रास फैमिली के। इसमें हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो गेहूं आता है जिसको हम व्हीट कहते हैं। फिर इसके अलावा सीरियल्स की अगर हम बात करें तो ये होते क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीड ग्रेन्स होते हैं, है ना, और किसके, ग्रास फैमिली के। फिर इसके बाद में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आता है गेहूं, इसमें आता है चावल, इसमें आते हैं ओट्स, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि बार्ले वगैरह भी आ जाता है। बहुत सारे मिलेट्स हम बोलते हैं कि इसी में आते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा, राजमा नहीं, हाँ, राजमा अलग है। फिर इसके बाद में किनोवा हो गया, आजकल किनोवा बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। किनोवा बेसिकली हम बोलते हैं कि एक्सीलेंट सोर्स होता है आयरन का, और ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होता है। और सीरियल्स की एक बात यह है कि इनमें एक अमीनो एसिड है लाइसिन, जो कि एब्सेंट होता है। सीरियल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें लाइसिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, वो एब्सेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे किनोवा की, किनोवा क्या है, एक मिलेट ही है, तो किनोवा में लाइसिन प्रेजेंट होता है, तो रिच होता है आयरन में, और फाइबर्स इसमें बहुत सारे होते हैं। अगर आपने साबित मूंग दाल देखी है ना, तो उसको भी बिल्कुल आप हाफ कर दो तो इतना छोटा होता है किनोवा का एक दाना, और फाइबर रिच होता है, और लाइसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि मिलेट्स में हम बोलते हैं कि रागी भी आ जाता है, ठीक है। रागी हम बोलते हैं कि एक्सीलेंट सोर्स होता है आयरन का और कैल्शियम का। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीरियल्स की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैंने आपके सामने लिख दी है। व्हीट आएगा, राइस आएगा, ओट्स आएगा। देखा जाए तो सीरियल्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं किस चीज़ के, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब ऐसा नहीं है कि इनमें प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन कंटेंट भी होता है सीरियल्स में, लेकिन हाँ, अलग अलग वैरायटी में हम बोलते हैं कि अलग अलग प्रोटीन कंटेंट होता है।
अगर हम पल्सेस से कंपेयर करें तो सीरियल्स में प्रोटीन काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये रिच होते हैं फाइबर्स में, प्लस हम बोलते हैं कि ये होते हैं बी विटामिन में रिच। आपने कई बार टेलीविज़न वगैरह पे ऐड भी सुना होगा, गेहूं की होती है एक ब्रान लेयर, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक होती है ब्रान लेयर, फाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरियल्स होते क्या हैं, ये सीड ग्रेन्स होते हैं ग्रास फैमिली के। अगर आप गेहूं को अंकुरित करना चाहोगे, जैसे हमको क्या करना है, गेहूं को अंकुरित करना है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर वैसी कंडीशंस दे करके उसमें हम उसको जर्मिनेट करा सकते हैं, यानी कि गेहूं का जो दाना होता है वो एक सीडलिंग को फॉर्म कर सकता है। सीडलिंग मतलब क्या होता है, एक बहुत ही यंग प्लांट। और तो जैसे कि हमने देखा कि वो जो गेहूं का दाना है, जो ग्रेन है, जो कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, आटा की चक्की में जाते हैं, उसको पिसवा लेते हैं और उसका गेहूं खाते हैं। लेकिन अगर हमने उस गेहूं के दानों को पिसवाया नहीं है, उसको हमने जर्मिनेट करवाने की कोशिश करी है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन शो करता है, यानी कि उसमें रूट्स आ सकती हैं, उसमें शूट आ सकता है और वो एक ग्रास फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सीरियल्स क्या होते हैं, सीड ग्रेन्स होते हैं, और इनके ऊपर हम बोलते हैं कि सीड ग्रेन्स के ऊपर उनकी कोटिंग भी होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रान लेयर। क्या कहते हैं, ब्रान लेयर कहते हैं। और ये एब्सोल्युटली रिच होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में। अब होता क्या है कि आपने कई बार एड्स में देखा होगा पॉलिश्ड राइस के बारे में। होता क्या है कि चावल वगैरह जो है ना, उसकी ये जो ब्रान लेयर वगैरह जो होती है उसको हटा दिया जाता है, उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं, ताकि जो चावल है वो बिल्कुल चमकता हो, वो हमें दिखाई दे। तो हम सोचेंगे कि अरे भाई चावल की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है, तो चलो इसको ले लेते हैं। जबकि जो पॉलिश्ड राइस है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसकी जो ब्रान लेयर है वो हटा दी जाती है, जिसके कारण बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं ये कार्ब्स के सभी सीरियल्स, और इनमें हम बोलते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हम बोलते हैं कि बहुत सारे होते हैं। वो अलग बात है कि अगर इनकी पॉलिशिंग वगैरह कर दी गई है, तो ब्रान लेयर अगर हटा दी गई है, तो हम बोलते हैं कि बी विटामिन कॉम्प्लेक्स का जो लेवल है, जो कंटेंट है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इसमें फाइबर्स भी होते हैं, मिलेट्स भी आ जाते हैं, तो इसमें बार्ले है, बाजरा है, किनोआ है, रागी है। सीरियल्स में लाइसिन अमीनो एसिड एब्सेंट होता है, लेकिन किनोआ हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। इसमें हम बोलते हैं कि लाइसिन भी प्रेजेंट होता है। रागी हम बोलते हैं कि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं ना, उनको भी दिया जाता है। रागी का घोल बना करके उनको फीड करवाया जाता है, क्योंकि रागी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम आयरन का। प्लस हम बोलते हैं कि ये बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल भी होता है, आसानी से पच भी जाता है। डेली बेसिस पे हम सीरियल्स खाते हैं, डेली बेसिस पे जो है ना, हम 3 से 4 रोटी खा लेते हैं गेहूं की बनी, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि गेहूं की रोटी खाने से जो है ना पेट खराब हो गया। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जब बीमार वगैरह हम पड़ जाते हैं तो सीधा साधा खाना हमको खाने को बोलते हैं, सॉफ्ट डाइट हमको लेने को बोलते हैं, और इस सॉफ्ट डाइट में गेहूं भी शामिल होता है, सीरियल्स भी शामिल होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रागी जो है बेड रिडन पेशेंट्स को भी दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये सभी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। तो सीरियल्स के बारे में हमने समझ लिया कि क्या क्या होता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हमको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पल्सेस हैं। पल्सेस हम बोलते हैं बेसिकली वो भी क्या होते हैं, सीड्स ही होते हैं। पल्सेस को भी अगर आप जर्मिनेट कराना चाहो, अंकुरित, आपने सुना होगा मूंग दाल को अंकुरित कर देना, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो चना होता है उसको अंकुरित कर देना। तो बेसिकली पल्सेस भी क्या होते हैं, सीड्स ही होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी दालें होती हैं, जो भी आप खाते हो, तुअर दाल, मूंग की दाल है ना, अरहर की दाल और मसूर दाल जो कि रेड कलर की होती है, ये सभी हम बोलते हैं कि पल्सेस की कैटेगरी में आती हैं। और ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। अगर हम बात करेंगे वेजिटेरियंस की, यानी कि शाकाहारी लोगों की, जो कि किसी भी तरह का नॉनवेज फूड वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनकी डाइट में मेजर सोर्स क्या होता है प्रोटीन का, पल्सेस ही होती हैं। इतना ज़्यादा प्रोटीन
किसी और कैटेगरी में फूड कंपोनेंट में नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा सबको। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। अगर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल में हम बोलते हैं कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम वेजिटेबल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करेंगे रूट्स की, तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत बढ़िया गाजर आती है ना, बहुत बढ़िया मूली आती है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि शलजम, जिसको हम टर्निप कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं कैरेट की और मूली वगैरह की। ये सब क्या है, ये प्लांट की रूट्स होती हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हम प्लांट का स्टेम भी कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल, जैसे कि आपने वो सुना होगा शायद लोटस स्टेम, उसको हिंदी में शायद कमल ककड़ी भी बोलते हैं। तो वो क्या है, वो हम बोलते हैं कि प्लांट का एक स्टेम पोर्शन होता है जिसको हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करेंगे प्लांट के फ्रूट्स की, तो जो हम भटा खाते हैं, ठीक है, टमाटोज खाते हैं, भिंडी वगैरह खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे प्लांट की लीव्स की, तो क्या हम सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं भाई, ठंड का मौसम है तो इसमें तरह तरह की हम बोलते हैं कि सब्जियां आती हैं, लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, पालक आती है ना, मेथी आती है, और भी कई सारी हम बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रेजेंट होती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं क्या, प्लांट का लीव्स पार्ट है जिसको हम एज अ वेजिटेबल हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम तरह तरह से अलग अलग वेजिटेबल्स के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब वेजिटेबल्स हमें क्या देते हैं, तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं मिनरल्स के और न्यूट्रिएंट्स के। कई लोग जो कि डाइटिंग करते हैं, वेट थोड़ा सा लूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली अपना ये जो सीरियल्स का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है अपनी डाइट में, उसको काफ़ी कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सीरियल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, आपने अगर आपने खुद कभी करी हो या किसी को करते हुए देखा हो, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सीरियल्स का जो इनटेक है वो सबसे पहले कम कर देते हैं, क्योंकि सीरियल्स हम बोलते हैं कि कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि इस कैलोरीज को बॉडी में बेसिकली वेट लूज़ करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं या तो उनको हम बर्न करें एक्सरसाइज वगैरह से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, योगा कर ले, डांस कर ले, जिम कर ले, ये सब कर ले, या फिर कैलोरीज इनटेक को ही हम क्या करें, रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई कम खाना है, कम कैलोरीज इनटेक लेनी है, या जितनी ले रहे हो उसको बर्न करो। ठीक है, तो जो लोग डाइटिंग करते हैं वो सीरियल्स का इंटेक कम कर देंगे। अब अगर सीरियल्स नहीं खा रहे हैं तो फिर खाएंगे क्या, फिर वो आ जाते हैं सैलेड्स पर। सैलेड्स में हम बोलते हैं कि तरह तरह की सब्जियों को, फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ये बिल्कुल भी कैलोरीज, आप बोल सकते हो कि मिनिमम कैलोरीज बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इनमें कार्ब्स होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। इनमें हम बोलते हैं कि फैट्स बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें हम बोलते हैं कि प्रोटीन्स नहीं होंगे, और इसमें हम बोलते हैं कि फैट्स नहीं होंगे। बहुत सारे मिनरल, असेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि फाइबर्स भी होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम बोलते हैं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, प्लस हम बोलते हैं कि आयरन वगैरह में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच होती है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उनको बोला जाता है कि भाई डेली बेसिस पे जो है ना कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट वगैरह लेते रहो, जिसकी हेल्प से नेचुरली बॉडी के अंदर आयरन जाए। आयरन हो गया। इसके बाद में हम बोलते हैं कि विटामिन सी, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, गुआवा, अमरूद ठंड के मौसम में बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि टैंगरीन आएगा, ऑरेंजेस आते हैं, और मौसम्बी वगैरह आती हैं, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन सी के। सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का आंवला। आंवला भी हम बोलते हैं कि ठंड के मौसम में आता है। तो ठंड के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो जितना हो सके ठंड के मौसम में
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अधिकतर पालक मेथी हमको कब दिखाई देती है, ठंड में ही दिखाई देती हैं। आंवला भी हम बोलते हैं कि ठंड में ही आता है, ठीक है। फ्रूट्स में हम बोलते हैं कि फाइबर भी होता है, प्लस हम बोलते हैं कि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट्स को अगर आप देखोगे तो उसमें पल्प ही पल्प होता है, ठीक है। इस पल्प में हम बोलते हैं कि नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। इनफैक्ट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको ऊपर से मीठा खाना मना होता है, उनको जो रिफाइंड शुगर होती है वो मना हो जाता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कि गुड़ वगैरह भी मना होता है। लेकिन फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ्रूट्स उनको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि हाँ भाई आप फ्रूट्स खा सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में हम बोलते हैं कि नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी में इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्लस हम बोलते हैं कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फल सब्जियां जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर 1 या 2 दिन के अंदर फ्रिज में नहीं रखा गया है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सीरियल्स एंड पल्सेस की, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट मिनिमम होता है। गेहूं को तो लोग साल भर का गेहूं लेकर के, गर्मियों के मौसम में साल भर का गेहूं लेकर के कीड़े वीड़े हटा करके उसको क्लीन करके स्टोर करके रख लेते हैं, तो साल भर हम बोलते हैं कि गेहूं चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए चाहिए क्या? पानी तो चाहिए, वाटर कंटेंट ही तो चाहिए है। तो कैलोरीज इनमें मिनिमम होती है। कार्ब्स हम बोलते हैं कि बहुत ही कम होते हैं। फ्रूट्स में हम बोलते हैं कि स्पेशली प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। और हम बोलते हैं कि बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या ये सभी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही हैं कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या देते हैं? सीरियल्स बेसिकली सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कैलोरीज इनमें होती है, ये हमारी बॉडी को कैलोरीज देते हैं, ठीक है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है सीरियल्स की, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि आज हमको ये रोटी नहीं खानी, आज हमको ये दाल नहीं खानी। बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं सीरियल्स और पल्सेस की। प्लस हम बोलते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सीरियल की बात करूं, जैसे कि मैंने गेहूं उठा लिया, अब इस गेहूं की भी तरह तरह की वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। गेहूं को पीस लो तो गेहूं का आटा बन जाता है। गेहूं को अच्छी तरीके से पीस लोगे, बहुत फाइन पीस लोगे, तो वो क्या बन जाएगा? मैदा बन जाएगा। इसके अलावा जो हम टेस्टी पास्ता और मैकरोनीस वगैरह खाते हैं, वो भी किसकी बनी होती है? सेमोलिना की बनी होती है, जिसको हम रवा कहते हैं, ठीक है। रवा हम बोलते हैं कि दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो भी किसके बनते हैं? वो गेहूं के ही बनते हैं। तो रवा, सेमोलिना गेहूं का ही बनता है, और उस रवा को पीस दो और उसको स्ट्रक्चर्स अलग अलग उसके शेप्स बना दो, तो वो मैकरोनीज और पास्ता का शेप ले लेते हैं। इसके अलावा दलिया हम सब खाते हैं, वो क्या होता है? ब्रोकन व्हीट होता है। गेहूं के दानों को तोड़ दिया जाता है तो वो ब्रोकन व्हीट यानी कि दलिया बन जाता है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो इन सबको हमें कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन पल्सेस की बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस हम बोलते हैं कि बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन्स का। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम बोलते हैं कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम। फ्रूट्स में तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें इन चारों चीज़ों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बायोटिक फैक्टर्स में हम बोलते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर्स में हम बोलते हैं कि सारे नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। नॉन लिविंग चीज़ों में हम बोलते हैं कि पानी आ जाएगा, फाइन, सॉइल आ जाएगी, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एयर आ जाएगी, इसके बाद में हम बोलते हैं कि सनलाइट आ जाएगी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि अर्थवर्म वगैरह, इंसेक्ट्स आते हैं, पेस्ट आते हैं। ये सब किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें पूछा गया है कि कैसे ये सभी चीज़ें क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो देखो, इन सभी के पॉजिटिव कुछ अफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव अफेक्ट्स भी होते हैं।
अगर मैं बात करती हूँ क्रॉप प्रोडक्शन की, तो क्रॉप प्रोडक्शन में 90% इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं? यही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स करते हैं। कैसे? चलो इस चीज़ को हम समझते हैं। क्यों मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि जब भी हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की, तो उसमें 90% या 90 से भी ज़्यादा परसेंट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का होता है, कंपोनेंट्स का होता है। कैसे? तो देखो, जब भी सपोज हमें एक टमाटर का पौधा उगाना है, या कुछ और ले सकते हैं, टमाटर ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो टमाटर का हमको पौधा उगाना है, हमने क्या किया, हम मार्केट गए और मार्केट से लेकर के आ गए हम सीड्स, टमाटर के बीज लेकर के आ गए। अब पहला स्टेप क्या हुआ टमाटर के पौधे को उगाने का, कि हम सीड्स लेकर के आए, और वो सीड्स भी कैसे होंगे? अच्छे क्वालिटी के होंगे, ठीक है। अब अच्छे क्वालिटी की सीड्स लाना क्या हुआ? हमारे पौधे को उगाने की पहली स्टेप हो गई। अब इसके बाद में क्या करेंगे? हम अच्छी क्वालिटी की सॉइल लेकर के आएंगे, ठीक है। सॉइल क्या है? एक एबायोटिक फैक्टर है। फिर इसके बाद में अच्छी तरीके से हम बोलते हैं कि सीड्स जो है ना गाड़ दिए हैं मिट्टी में। इसके बाद में हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे, उसको टाइम टू टाइम हम बोलते हैं कि वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग यानी कि पानी क्या है? वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि प्रॉपरली हम ऐसी जगह पे बीजों को गाड़ेंगे जहाँ पे सनलाइट वगैरह अच्छी तरीके से आती होगी। तो सनलाइट क्या है? एक एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि टाइम टू टाइम हम चेक करते रहेंगे कि मिट्टी में किसी तरह के कीड़े तो नहीं हैं, ठीक है, वर्म्स तो नहीं है, इंसेक्ट्स के अंडे तो नहीं पड़े हुए हैं, वरना क्या होगा कि सीड्स जैसे ही जर्मिनेट करेंगे और सीडलिंग्स बनेंगे, छोटा सा पौधा बन जाएगा, तो उन पौधों में आकर के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं इंसेक्ट्स एंड पेस्ट या वर्म्स वगैरह, ठीक है। तो देखा जाए तो जो भी हमारी प्रोसेस थी टमाटर के पौधे को उगाने में, फर्स्ट स्टेप थी हमारी कि एक हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीद कर लेकर आए। इसके बाद में टमाटर का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एंटायरली किस पे डिपेंड हुआ? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पे। अगर आपने उसको अच्छा पानी दिया है, अच्छी क्वालिटी की सॉइल दी है, प्रॉपरली उसको सनलाइट प्रोवाइड किया है, तो प्लांट जो है, जो सीड्स हैं वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि अगर आपने मिट्टी में से जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी, जो वीड्स वगैरह थी, या जो इंसेक्ट्स के अंडे वगैरह पड़े हुए थे, वर्म्स वगैरह पड़े हुए थे, उन सबको अगर आपने हटा दिया है, तो आपकी सॉइल की क्वालिटी हम बोलते हैं कि और अच्छी हो गई है। अब जब टमाटर का पौधा ग्रो करेगा तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं होगा कि उसमें किसी भी तरह का क्या हो, डिसीज़ आ जाए। तो इसीलिए मैंने बोला था कि क्रॉप प्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन 90% तक कंट्रीब्यूशन किसका होता है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का ही होता है। बहुत फर्स्ट स्टेप हो जाती है कि हम अच्छी क्वालिटी की सीड्स लेकर के आएँ। अब आप भले ही कितने अच्छी क्वालिटी की सीड्स लेकर के क्यों ना आए हो, अगर आपने इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को अवॉइड किया है तो आपका पौधा कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाएगा, कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो ही नहीं पाएगी, भले ही आपके पास कितने भी अच्छे क्वालिटी के सीड्स ना हो। खुद ही सोचो ना, अगर आपने जो है ना मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, पैथोजेंस थे, बेचारा पौधा जो है ना, सीड जो जर्मिनेट करता है, नन्ना सा पौधा बन जाता है, लेकिन उसी नन्हे पौधे के ऊपर आकर के बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट आकर के बैठ जाते हैं, तरह तरह के डिसीजेस कॉज करते हैं। तो क्या आपका पौधा कभी और ग्रो कर पाएगा? क्या उसमें फल आ पाएंगे? क्या उसमें फ्रूट्स आ पाएंगे? क्या उसमें फ्लावर्स आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव अफेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या पॉजिटिव अफेक्ट्स हमको बायोटिक फैक्टर्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे, कुछ हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जैसे कि अर्थवर्म को हम
फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, यानी कि किसानों का दोस्त कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली आपने कभी अर्थवर्म का अगर मूवमेंट देखा हो सॉइल में तो वो कैसा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अर्थवर्म जो है ना कभी भी मिट्टी के सरफेस पे नहीं रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। टाइम टू टाइम वो बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो ये जो उसका अंदर बाहर का मूवमेंट होता है ना, इससे क्या होता है, नेचुरली प्लाउइंग हो जाती है सॉइल की, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जुताई कहते हैं, है ना। मिट्टी जो है, ऊपर की मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, फिर ऊपर की मिट्टी हम बोलते हैं कि नीचे आ जाएगी। तो डेली बेसिस पे क्या होता है, कंटिन्यूसली जो अर्थवर्म है वो अपने ऊपर नीचे के मूवमेंट से क्या करता है, मिट्टी की प्लॉइंग कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का भी काम करता है। आप सोचोगे कि मैम अर्थवर्म तो खुद ही इतना छोटा सा होता है और क्या वो इतने बड़े बड़े काम कर लेता है, यानी कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का भी काम कर लेता है? तो हाँ, बिल्कुल कर लेता है। ठीक है, तो सॉइल के बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है अर्थवर्म। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं सॉइल में उनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ताकि प्लांट्स जो हैं जितना हो सके उतना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो अर्थवर्म जो है फार्मर्स फ्रेंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सॉइल में रहता है ना, तो सॉइल में रह करके सॉइल की फर्टिलिटी को ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्लस हम बोलते हैं कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि अर्थवर्म खा भी लेता है। भाई उसको खाना भी तो चाहिए ना, तो वो क्या खाएगा, वो क्रॉप तो खाएगा नहीं, वो क्या करता है, सॉइल में ही प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजन की तरह प्लांट पे अटैक कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को भी वो खा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अर्थवर्म को, केंचुए को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। इसके अलावा सर्टेन माइक्रोब्स known as nitrogen fixing bacteria fix atmospheric nitrogen in the root nodules of legumes, thus enhancing nutrient content of soil। अब आपने एक टर्म सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम होता है। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं सॉइल में, और फिर इसके बाद में ये प्लांट की रूट्स में जो रूट की जो हेयर्स होते हैं, जो सेल होते हैं, उसमें ये एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे रूट नोड्यूल यानी कि गांठें फॉर्म करते हैं। और इन गांठों में क्या करते हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजन को जो है ऐसे सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट करते हैं, ऐसे फॉर्म्स में ये कन्वर्ट करते हैं जो इनको कि प्लांट्स क्या करें, इजीली अब्जॉर्ब कर ले, एसिमिलेट कर ले। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उस दौरान हम बोलते हैं कि सॉइल में भी नाइट्रोजन का कंटेंट कई हद तक इंक्रीज हो जाता है। और नाइट्रोजन क्या है, एक असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सॉइल फर्टाइल हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं। मतलब वही है कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, तो उनको किल करने का काम भी वो करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स, कोई ये नहीं कह सकता कि अगर कोई भी बायोटिक फैक्टर हम बोल रहे हैं कि सॉइल में प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को नुकसान ही पहुंचाएगा, फसलों को नुकसान ही पहुंचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं हम एबायोटिक फैक्टर्स के। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या, कि जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, और इस फूड को सिंथेसाइज करने के लिए उनको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उनको सॉइल से पानी की ज़रूरत होती है, प्लस हम बोलते हैं कि उनको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई एटमॉस्फेयर से, एयर से, पानी मिल गया सॉइल से, और सनलाइट मिल गई कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो अगर सनलाइट नहीं होती है तो प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि प्लांट्स की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, और फाइनली पौधा जो है वो मर जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद में सॉइल सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमारे लिए हमारी डाइट में हमारे पास सीरियल्स होते हैं, हमारे पास पल्सेस होते हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास हम बोलते हैं कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास नॉन वेज फूड भी होता है, उनके पास एग है, मीट है, बीफ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आखिर इन चीज़ों को हम वैरायटी ऑफ फूड्स को हम खाते क्यों हैं? क्योंकि इन सब से हमें कार्ब्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, बहुत सारे असेंशियल मिनरल्स मिलेंगे, जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। वाटर कंटेंट भी इनसे हमें मिलता है और ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती हैं। हम बेफजूल में जो नहीं, ये नहीं है कि हम डिफरेंट चीज़ों को खाते रहते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड क्यों होती है? क्योंकि हमको हमारी बॉडी को ग्रो करना होता है। फ्रैक्चर वगैरह जब होता है, हड्डियाँ टूटती हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई कैल्शियम इंटेक अपना बढ़ा दो। कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है, एक मिनरल एलिमेंट है जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। हमारी जितनी भी बोन्स है वो किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की तो बनी हुई है। तो कैल्शियम इंटेक जो है बढ़ाने की बात करी जाती है। कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए हम बोलते हैं कि विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो बोला जाता है कि भाई धूप में बैठा करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं कि आयरन खाओ, आयरन वाली चीज़ें जो है ना अपनी डाइट में ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करो। बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए बोला जाता है कि विटामिन सी लो, कि अगर आप चाह रहे हो कि आप आयरन खा रहे हो और ये आयरन आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, तो साथ में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा विटामिन सी भी ले लो, ताकि आयरन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा हो जाएगा। आयरन और कैल्शियम के लिए मना करा जाता है कि साथ में मत लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये सभी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। अगर नहीं होंगे ये सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि प्लांट्स को भी तो ग्रो करना है, प्लांट्स को भी तो डेवलप करना है, उनके भी नए नए ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, उनकी भी ब्रांचेस निकलती हैं, उनकी भी लीव्स आती हैं, उनके भी फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो उनको भी तो ग्रो करना है, तो उनको भी न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आएंगे कहाँ से? क्या हम प्लांट्स को जाकर के टॉनिक पिलाते हैं जो हमें डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे एज अ हेल्थ सप्लीमेंट के लिए? क्या वो सप्लीमेंट्स हम जाकर के अपने प्लांट्स को भी जाकर के खिलाते हैं, क्रॉप्स को भी जाकर के खिलाते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स, प्लांट्स खुद ही जो है ना अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को कहाँ से ले लेती हैं? सॉइल से ले लेती हैं। तो सॉइल का मिनरल और न्यूट्रिएंट्स में रिच होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस चैप्टर में जब हमने सॉइल इरोजन की बात करी थी तो याद है हमने पढ़ा था हमस। हमस क्या होता है? बेसिकली जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड ट्रीज, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन से हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमस कहते हैं। तो हमस हम बोलते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, डार्क कलर का होता है, और जिसके कारण हम बोलते हैं कि वो सनलाइट भी अब्जॉर्ब करता है। तो किस सॉइल में हमस कितना है वो उसकी फर्टिलिटी डिसाइड करता है। अगर किसी सॉइल टाइप में हमस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा फर्टाइल है। हमारे पास 3 टाइप की सॉइल होती हैं। एक होती है सैंडी सॉइल, और एक होती है हमारे पास लोमी सॉइल, और एक होती है हमारे पास क्लेई सॉइल। तो लोमी सॉइल हम बोलते हैं, लोमी सॉइल LOAMY, ठीक है, इसे हम कहते हैं लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल हम बोलते हैं कि बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि हमस ज़्यादा होता है और सैंड पार्टिकल्स वगैरह इसमें कम होते हैं, ठीक है। हमस होने के कारण हम बोलते हैं कि सॉइल कैसी होती है? पोरस भी होती है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी होते हैं, और इन स्पेसेस में हम बोलते हैं कि एयर आकर के ट्रैप हो जाती है, वाटर आकर के ट्रैप हो जाता है। तो सॉइल में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, और पानी भी होता है, और एयर भी होता है। तो जो भी पौधा आप लगाओगे, जो भी सीड आप इसमें ग्रो करना चाहोगे लोमी सॉइल में, वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है।
इसके बाद में हम बोलते हैं एक होती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हम बोलते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं और सैंड पार्टिकल्स बहुत ही कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आप पानी डालोगे तो स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन स्पेसिस में हम बोलते हैं कि पानी ठहर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि पानी पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाता है सॉइल से और सॉइल हम बोलते हैं कि फिर से ड्राई हो जाती है। जब भी हमें नया पौधा लगाना होता है तो हमारे जो गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में थोड़ी सी रेत भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो कभी अगर ज़्यादा रेत इनकॉर्पोरेट हो गई मिट्टी में तो क्या होगा, पानी आप डालते जाओगे पौधे में और वो दूसरी तरफ से पानी जो है ना बहता जाएगा। सॉइल में पानी टिकता नहीं है और ऐसा नहीं है कि पानी जो है ना प्लांट को या क्रॉप्स को दिन में 1 या 2 या 3 घंटे के लिए चाहिए होता है कि 1, 2, 3 घंटे के लिए मिट्टी गीली रहे, बाकी अगर सूख भी रही है पूरे दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अपने आपसे कंपेयर करें तो हमें भी पूरे टाइम पूरे दिन में पानी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सुबह पी लिया या दिन में पी लिया या रात में पी लिया, हमें 24 आवर्स पानी की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए। सिमिलरली प्लांट्स को भी जो है ना सॉइल को पूरे टाइम गीला रहना ही पड़ता है। तो सैंडी सॉइल हम बोलते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी कितना भी डालो टिकता ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं एक होती है क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल में हम बोलते हैं कि क्ले पार्टिकल्स होते हैं 40%, हमस भी होता है और सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम बोलते हैं कि बेसिकली जो क्लेई सॉइल जो है ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, काफ़ी हम बोलते हैं कि टफ होती है, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो सीडलिंग्स के जो रूट्स वगैरह जो है ना वो उसको इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। भाई पेड़ों की जो जड़ होती है वो तो बहुत मजबूत होती है, वो तो क्या करती है, घरों की जो फाउंडेशन जो होता है उसको भी कई बार हम बोलते हैं कि तोड़ देती है। तो पेड़ों की जड़ हम बोलते हैं कि बहुत मजबूत होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक नन्हे से सीडलिंग की, एक छोटे से यंग प्लांट की, तो उसकी रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और वो अगर उसको हमने सॉइल में जाकर के गाड़ा है और अगर वो क्लेई सॉइल है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो क्या जो हमारे पास सीडलिंग्स हैं उनकी यंग रूट्स, डेलिकेट रूट्स उस कॉम्पैक्ट सॉइल को पेनिट्रेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो भाई जब रूट्स पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही तो पौधा कैसे ग्रो हो पाएगा? तो क्लेई सॉइल भी हम बोलते हैं कि सैंडी सॉइल से बेहतर होती है, लेकिन सबसे बढ़िया होती है लोमी सॉइल। ठीक है, तो लोमी सॉइल हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ हैं सॉइल की, और भी वेराइटीज़ होती हैं, अभी मैंने आपको 3 ही बताई हैं। ठीक है, तो सॉइल हम बोलते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जिसके ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन जो है डिपेंडेंट होती है। सॉइल का न्यूट्रिएंट रिच होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि वाटर हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। सभी प्लांट्स को, सभी क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब वो अलग बात है कि जहाँ पे पानी कम होता है तो वहाँ पे प्लांट्स के पास स्पेशल एडाप्टेशंस आ जाती हैं कि वो कम से कम जो है पानी में ग्रो करें, सर्वाइव करें। जैसे कि अगर हम बात करेंगे चावल वगैरह की, तो चावल की जो खेती होती है उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कॉटन वगैरह की, तो कॉटन के प्लांट्स जो होते हैं, कपास के वो प्लांट या क्रॉप्स, तो उनको जो है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ पानी चाहिए सबको है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव की, कि जितनी तारीफ अभी हो गई है ना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की, ये उतने भी अच्छे नहीं होते हैं। कैसे? तो देखो, रोडेंट्स, पेस्ट और इंसेक्ट्स की तो कमी है नहीं हमारे प्लेनेट अर्थ पे, और ये सब क्या करते हैं, तरह तरह के डिसीजेस जो है ना कॉज करते हैं। एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, एक होता है डिसीज पाउडरी मिल्ड्यू। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स में ना येलोविश ग्रे कलर का
पाउडरी फॉर्म आपको प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो तरह तरह के पेस्ट हम बोलते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं वो पत्तियों को खा जाएंगे, फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, सीड्स के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, पौधे के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, स्टेम को खा लेंगे। तो तरह तरह के पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम अपने अपकमिंग सेक्शंस में ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्टेम को अटैक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेल का जो सेल सेप होता है, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल सेप होता है। तो उस सेल सेप को जो है ना वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, पत्तियों को खा जाएंगे। लोकस्ट होते हैं, जो अभी टिड्डियों का अटैक हुआ था, वो क्या करते हैं, फसलों को ही खा जाते हैं, झुंड में आते हैं और फसलों को खा जाते हैं, तो फसलें बर्बाद, ठीक है। तो फ्रूट्स खा जाएंगे, वेजिटेबल्स खा जाएंगे, और कई बार आपने जो है ना इल्लियाँ देखी होंगी सब्जियों वगैरह में। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम बोलते हैं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है, ठीक है, जो पालक वगैरह जो होती है, अब उसकी तो हमें पत्तियाँ ही खानी है। अब कीड़े मकोड़े आकर के पत्तियों को ही खाने लगेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मटर के दानों में हम बोलते हैं कि इल्लियाँ घुसी होती हैं, वर्म्स घुसे होते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो तरह तरह के डिसीजेज़ वगैरह कॉज करते हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स ही होते हैं। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हम बोलते हैं कि फॉलोइंग चीज़ें करते हैं, इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बाद में हम बोलते हैं कि वेट लॉस हो जाता है, पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर के आते हैं। लेकिन आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी के अगर सीड्स लेकर के आए हो, आपकी सॉइल में इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट वगैरह हैं, तो क्या होगा, क्या सीड प्रॉपरली जर्मिनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में नहीं होंगे, सॉइल इरोजन हो चुका रहेगा, ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा, तो क्या सीडलिंग ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद में डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम फल सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारी नज़र किस पे होती है, अच्छी क्वालिटी पे। कि जैसे कि हम पालक खरीदने गए हैं तो पालक की जो पत्तियां हैं, पत्तियों को ही तो हम खाते हैं, तो वो उनका कलर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ज़रा सी भी हम बोलते हैं कि अगर 2-3 पालक की पत्तियां जो है ना पीली दिखाई देती हैं तो तुरंत हम उस बंडल को रख देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे गेहूं वगैरह, क्योंकि गेहूं के दाने भी हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। गेहूँ के दाने अच्छे हैं या नहीं, लेना है या नहीं लेना है, तो गेहूं के दानों को चेक करके लिया जाता है, ठीक है। उसका कलर देखते हैं, उसका साइज़ देखते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर गेहूं के दानों में जब गेहूं में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो कीड़े क्या करते हैं, गेहूं को पूरा खा जाते हैं। और आप बोल सकते हो कि गेहूं को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। गेहूं को हम चक्की में पिसाने जाते हैं और आटा बनाते हैं, लेकिन जब गेहूं में कीड़े लग जाते हैं ना तो गेहूं को चक्की में पिसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कीड़े होते हैं वही उनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में गेहूं को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गेहूं में, किसी फल सब्जी में किसी भी तरह के पैचेस होंगे, डिस्कलरेशन होगा, तो क्या उन चीज़ों को हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो क्वालिटी तो हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम खरीदेंगे क्यों। डिस्कलरेशन होता है पुअर मार्केट प्राइस, जब हम क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी हमको और पिगमेंटेशन वगैरह दिखाई देगा, फिर हम खरीदेंगे क्यों। तो मार्केट प्राइस हम बोलते हैं कि बहुत कम हो जाता है, फिर किसानों को जो है फल सब्जियां, क्रॉप्स वगैरह जो है कम दाम में बेचनी पड़ती हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हमारे अपकमिंग सेशंस में हम और इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्यों क्रॉप प्रोडक्शन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स असेंशियल होते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। ये कुछ अच्छी चीज़ें भी करते हैं तो कुछ नुकसान वाली चीज़ें भी कर देते हैं। अब बहुत से ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपने सुना होगा कि अचानक से हम बोलते हैं कि इतनी गर्मी पड़ी कि फसल बर्बाद हो गई। या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर सीज़न चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब गर्मी के सीज़न में हम बोलते हैं कि अचानक से क्या हुआ, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है तो बारिश हो जाती है,
ठीक है। कभी कभी तो हम बोलते हैं कि ओले भी गिर जाते हैं। तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता होगा कि बेवजह की बारिश से जो है, बिन मौसम की बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, और अगर ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एर्गोनॉमिक कैरेक्टर्स ही क्या होते हैं और फिर ये डिज़ायरेबल क्या होते हैं। तो वो वाले कैरेक्टर्स, वो वाले फीचर्स जो कि क्रॉप या प्लांट की ग्रोथ के टाइम पे उन पे हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि उनकी मैच्योरिटी वगैरह, ठीक है, उनकी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें जब पौधा ग्रो करता है, जब क्रॉप ग्रो करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो डिज़ायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शन की ईल्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए हम क्रॉप से या प्लांट से उन एर्गोनॉमिक कैरेक्टर्स की उम्मीद करते हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल मतलब क्या, कि हम वो पर्टिकुलरली वो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं किसकी, कॉटन के प्लांट की बात करूं, कपास का जो खेती होती है, जो कॉटन है, बेसिकली अगर आपने कभी कपास का पौधा देखा हो तो कपास का जो बीज होता है उसके ऊपर हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाइट कलर के क्या होते हैं, फाइबर्स लगे होते हैं, और ये फाइबर्स अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, एक कॉटन की बॉल बना देते हैं। ठीक है, कॉटन बॉल बना देते हैं। तो जब भी हमें कॉटन या रुई चाहिए होती है तो क्या होता है, ये जो फाइबर्स लगे होते हैं ना कॉटन बॉल के, इन्हीं फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर तरह तरह की प्रोसेस से जो है धागे, कॉटन वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अगर ये फाइबर्स बहुत ही छोटे छोटे से हुए, ये क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली कॉटन के प्लांट के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये है एक कॉटन का प्लांट। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि स्टेम होती है, रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बीच में हम बोलते हैं कि सीड होता है, कॉटन का सीड, और इस कॉटन सीड के अराउंड हम बोलते हैं कि बहुत सारे फाइबर्स लगे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। और रुई को ऑब्टेन करने के लिए, रुई से धागे वगैरह बनाने के लिए इन्हीं फाइबर्स को खींचा जाता है। तो आप खुद ही सोचो, अगर ये फाइबर्स बहुत ही छोटे छोटे हुए, तो अगर फाइबर्स छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनसे धागे नहीं बन सकते हैं, उनसे गुड क्वालिटी की कॉटन नहीं बन सकती है। और वहीं अगर ये फाइबर्स थोड़े से लंबे हो गए तो इनसे कॉटन बॉल बनाना, या आप बोल सकते हो कि धागे बनाना ईजी हो जाता है। सेम चीज़ हम बात करते हैं किसमें, वूल वगैरह में, जो ऊन होती है। तो ऊन हम बोलते हैं कि हमें कहाँ से मिलती है, भेड़ वगैरह से मिलती है। तो भेड़ हम बोलते हैं कि अगर उनकी बॉडी पे, भेड़ क्या होता है बेसिकली, भेड़ का जो फर होता है, बॉडी पे जो फर लगे होते हैं, उन्हीं को काट करके हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, यानी कि ऊन बनाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे फर हो, बहुत ही छोटे छोटे हेयर हो, बॉडी हेयर हो, तो क्या उनसे अच्छी क्वालिटी की वूल बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। सिमिलरली आपने सुना होगा सिल्क वर्म के बारे में। ठीक है, सिल्क जो होता है, सिल्क की बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनती हैं, तरह तरह के चीज़ें बनती हैं। तो सिल्क कहाँ से बनता है, सिल्क वर्म से बनता है। उसका जो कोकून होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, उससे जो है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो कोकून अगर आपने देखा होगा तो वाइट कलर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर हम बोलते हैं कि सिल्क वर्म रहता है। तो बहुत सारे कोकून्स को जो है निकाला जाता है, उनको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है ताकि अंदर का जो कीड़ा है, जो सिल्क वर्म है, वो मर जाए। ठीक है, और वो वाले हम बोलते हैं कि कोकून फेवरेबल होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, जिसमें कहीं से लेके कहीं तक ना कोई छेद ना हो, कोई होल ना हो। फिर क्या होता है, ये जो कोकून है बेसिकली वो बहुत सारे फाइबर्स का बना होता है। तो एक एंड पकड़ के कोकून का उस फाइबर को खींचा जाता है। तो जितना लंबा फाइबर निकलेगा उतना अच्छा होगा। तो ये जो लंबे लंबे फाइबर्स निकलते हैं ना, वही क्या होते हैं, सिल्क फाइबर्स होते हैं। तो जितना लंबा फाइबर होगा उतना अच्छा होगा। क्यों कोकून में हमको कोई छेद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोकून में छेद होंगे तो क्या होगा, फाइबर्स बीच बीच में टूटते जाएंगे, और हमें फाइबर्स लंबे चाहिए है,
छोटे छोटे नहीं चाहिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने लंबे फाइबर्स होंगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो ये लॉन्ग फाइबर्स क्या हो गया, एक डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कॉटन प्लांट का, ताकि जितना अच्छे हम बोलते हैं कि लंबे फाइबर्स होंगे उतना अच्छा हम बोलते हैं कि क्रॉप होगी, फसल होगी, ईल्ड अच्छी होगी बेसिकली, ठीक है। तो सिमिलरली हम बोलते हैं कि द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स आर टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फोडर क्रॉप्स, ठीक है। फोडर क्रॉप्स बेसिकली हम बोलते हैं कि जो कैटल्स वगैरह होती है, गाय भैंसे जो होती हैं, उनको भी तो खिलाना पड़ता है ना, तो उनको खिलाने के लिए जो क्रॉप्स यूज़ की जाती है उनको हम फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। और वो कैसी होनी चाहिए है, वो टॉल होनी चाहिए है और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, लंबा लंबा हम बोलते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्वार्फनेस इन डिजायर्ड is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops। जो सीरियल्स के जो प्लांट्स होते हैं, गेहूं वगैरह के, चावल वगैरह के, अगर आपने प्लांट देखे हों, पौधे देखे हों, तो वो बहुत लंबे नहीं होते हैं। मैक्सिमम हम बोलते हैं कि उनकी हाइट जो है वो इतनी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें सीरियल्स वगैरह से चाहिए क्या है, उनकी सीड चाहिए। सीरियल्स क्या होते हैं, सीड ग्रेन होते हैं प्लांट के, है ना। तो हमको सीरियल से, उनके सीड ग्रेन से मतलब है, हमें उनकी लंबी हाइट से, हमें उनके लंबे स्टेम से, है ना, हमें उनके लंबी लंबी पत्तियों से मतलब नहीं होता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें उनकी सीड ग्रेन्स चाहिए होते हैं। तो सीड ग्रेन्स अगर हमें चाहिए हैं तो पौधे को लंबा होने का कोई मतलब नहीं है, पौधा छोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो ड्वार्फनेस डिजायर्ड होती है सीरियल्स में। प्लस एक चीज़ और है, अब क्यों ये ज़रूरी है ड्वार्फनेस, क्योंकि पौधा जितना लंबा होगा ना उतना ही वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा। अब आप खुद ही सोचो, हम अपने घरों में जो पौधे लगाते हैं वो तो एक ही एक प्लांट लगाते हैं। एक प्लांट लगा दिया हमने एक गमले में रोज़ का, एक लगा दिया हमने मीठी नीम का, एक लगा दिया हमने तुलसी का, हम एक ही एक प्लांट लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है लार्ज स्केल एग्रीकल्चर की, प्रोडक्शन की, तो हम एक एक पौधे से हमारा काम नहीं चलता है। बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स में, 1000 नंबर्स में हम बोलते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे होते हैं। अब अगर वो सभी प्लांट कैसे हो गए, लंबे लंबे हो गए, तो क्या होगा, जितनी लंबा होगा प्लांट उतना ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ हम अपने आप से भी तो समझ सकते हैं ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है, जो इन्फेंट होता है, वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है ना। आपने ऐड सुना होगा टीवी में कि मुट्ठी भर इसका पेट है, तो बहुत छोटा पेट होता है और उसको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारी एपेटाइट जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। एक छोटा बच्चा दिन भर में 1 रोटी खा सकता है, सुबह शाम आधी आधी रोटी, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो दिन भर में हम 4 रोटी आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ग्रोथ हुई, हमारी बॉडी की हाइट बढ़ी, बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। सिमिलरली हम बोलते हैं कि कोई भी जब पौधा बड़ा होगा तो लंबा होगा, ग्रो करेगा, तो उसकी भी न्यूट्रिएंट डिमांड्स क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर पौधा जो है ना बहुत लंबा हो ही ना, क्योंकि हमें तो किससे मतलब है, सीड ग्रेन से मतलब है, हमें उसके लंबे लंबे स्टेम से मतलब थोड़ी है कि जब प्लांट लंबा हो जाएगा उसकी स्टेम आ जाएगी और ट्रंक बन जाएगा। स्टेम हम बोलते हैं कि चौड़ा हो जाएगा, है ना, लेटरल ग्रोथ हो जाएगी, स्टेम बन जाएगा, ट्रंक वगैरह बन जाएगा, तब जा कर के जो है ना हम उस प्लांट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सीरियल्स में हमें सीड ग्रेन से मतलब होता है पौधा लंबा ना हो, छोटा ही रहे, ड्वार्फ ही रहे, बौना ही रहे, और उस बौने प्लांट में ही जो है फ्लावर आ जाए, फ्रूट बन जाए, सीड ग्रेन बन जाए, और इसी सीड ग्रेन को हम ऑब्टेन कर लें। ठीक है, तो डिजायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आई होप ये सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज के सेशन के लिए, बस इतना ही। तो आज के सेशन में हमने क्या कर लिया है, 204 और 205 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए इंटेक्स क्वेश्चंस। आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे।
बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड थे और इन फैक्टर्स के बारे में हम अपने अपकमिंग सेशंस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।